नमस्कार। बड़ी खबर बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। सवाल उठ रहा है कि म्यांमार में आतंकी कैंपों पर दोबारा किसने एयर स्ट्राइक की है। आरोप लग रहा है इंडियन आर्मी पर। इंडियन आर्मी पर ये आरोप और कोई नहीं लगा रहा है बल्कि आतंकी कैंप चलाने वाले उल्फा आई ने आरोप लगाया है कि ये एयर स्ट्राइक भारत की सेना ने किया है और उस हमले में उसके 3 लीडर मारे गए हैं और कई घायल हो गए। इंडियन आर्मी ने अभी तक इस ऑपरेशन पर अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। आपको बता दें कि उल्फा आई ने एक बयान जारी करके कहा कि भारतीय सेना ने रविवार सुबह म्यांमार में उसके कैंप्स पर हमला किया। दावा है कि भारतीय सेना ने टारगेट करके आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए। सूत्रों के अनुसार इन हमलों में लोइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। लोइटरिंग म्यूनिशंस एक तरह के ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में मंडराते रहते हैं और सही मौका देखकर हमला करते हैं। इन हमलों को दूर से ही नियंत्रित किया जाता है। आतंकी संगठन उल्फा आई का दावा है कि हमला उन ड्रोन के जरिए किया गया है जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। आतंकी संगठन उल्फा आई के मुताबिक देर रात 2 से 4 के बीच यह ड्रोन अटैक किया गया। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल नयान मेधी उर्फ नायन एसोम की जान चली गई। इसके अलावा 19 लोग घायल हो गए। उल्फा के लेफ्टिनेंट जनरल नयान मेधी इस हायरार्की में दूसरे नंबर पे थे। एक और बयान में कहा गया कि मिसाइल अटैक में ब्रिगेडियर गणेश एसोम और कर्नल प्रदीप एसोम की भी जान चली गई है। ये हमले इसलिए किए गए ताकि आतंकी संगठन के बड़े नेता जो भारत से दूर म्यांमार में छुपे हैं उन्हें निशाना बनाया जा सके। आतंकी संगठन ही कह रहा है कि ये हमले बहुत ही सटीक रहे। भारत म्यांमार सीमा पर पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। कई बार सेना गुप्त रूप से काम करती रही है। पूर्वोत्तर में सेना की तैनाती तो है ही, लेकिन असम राइफल भी सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती रही है। असम राइफल्स को म्यांमार सीमा पर सुरक्षा का काम सौंपा गया है। उल्फा की ओर से दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के पास सीमा पार के इलाकों को लोइटरिंग म्यूनिशंस से निशाना बनाया गया है। इन हथियारों को 100 किलोमीटर दूर से चलाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों ने ऐसे खतरनाक हथियार भारतीय सेना को दिए हैं। आतंकी संगठन उल्फा आई भारत सरकार से बातचीत के खिलाफ है। आतंकी संगठन उल्फा आई ने कहा कि हमले में स्वघोषित लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम की मौत हो गई है। आतंकी संगठन उल्फा आई संगठन का नेता अभिजीत आसाम है जो सालों से पकड़ में नहीं आया। यही शीर्ष नेता है अभिजीत आसाम, जिसको अरुणोदय असोम भी कहते हैं। नयन असम को संगठन में दूसरा बड़ा नेता माना जाता था। उसे कैडरों की ट्रेनिंग का काम सौंपा गया था। वह बरुआ का बेहद खास आदमी था जिसे इस संगठन का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। प्रवेश बरुआ की मौत 2021 में हो चुकी है। आपको बता दें, उल्फा आई के एक बयान में कहा गया कि भारतीय सेना ने नागालैंड के पास भारत म्यांमार सीमा पर लोंगवा और अरुणाचल प्रदेश के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पांगसौ दर्रे के बीच ड्रोन हमले किए। हमला रविवार को सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ। संगठन ने यह भी कहा कि रविवार को बाद में एक और हमला हुआ। उल्फा आई ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने इलाके में लगभग 150 बम गिराए जिससे उनके मोबाइल कैम बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उल्फा आई एक और बयान में कहा कि जब वे असम में शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे तब एक और हमला हुआ जिसमें गणेश असम और प्रदीप असम सहित 2 बड़े कैडर नेता मारे गए। उल्फा अभी भी म्यांमार के जंगलों में सक्रिय है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के दबाव और आंतरिक कमजोरियों के कारण इसका प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है। हाल के घटनाक्रम में साल 2024 तक उल्फा आई के कई कैडरों ने भारत में आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उल्फा आई के शीर्ष नेता बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। सेना और सरकार दोनों ही हालात पर नजर रखे हुए हैं। उल्फा आई ने दावा किया है कि वह इस हमले का बदला जरूर लेगा जिससे हालात नाजुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि हमले से भरनाए मिलिटेंट संगठन उल्फा आई ने ईशान एसोम
जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उल्फा ने कहा कि फाइटर जेट की मदद से लगातार ऐसे हमले उनके ऊपर हो रहे हैं। मिलिटेंट संगठन उल्फा ने कहा कि हमने असम के लोगों को बता दिया है कि बदला लेने का हक हमें भी है। अब तक एक तरफा जवाबी कार्रवाई की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ भारत में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने साफ कर दिया है कि उनके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि म्यांमार में भारतीय आर्मी ने कोई सीक्रेट ऑपरेशन किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि उल्फा एआई कैंपों पर ड्रोन हमले में राज्य पुलिस शामिल नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि इस हमले में उनका कोई लेना देना नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं है और कोई भी ऑपरेशन असम की धरती से नहीं किया गया। अगर ऐसा हमला होता भी है तो भारतीय सेना सामने से आकर बयान जारी करती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शायद बात इस मामले में कुछ समय बाद स्पष्ट होगी। अब यहाँ पर उल्फा का जिक्र हो रहा है, उसे परेश बरुआ चलाता था एक समय पे। म्यांमार में उसके कई कम मौजूद हैं। इस संगठन ने ही 2023 में केंद्र और असम की राज्य सरकार के साथ पीस पैक्ट साइन किया था, लेकिन अब उल्फा एआई बातचीत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमले में स्वघोषित लेफ्टिनेंट जनरल नैन आसाम की मौत हो गई है। इस संगठन के नेता अभिजीत आसाम उर्फ अरुणोदय आसाम हैं, जो परेश बरुआ के उत्तराधिकारी हैं और सालों से भारत की पकड़ में नहीं आए हैं। नैन उल्फा अभिजीत आसाम के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे। उल्फा लेफ्टिनेंट जनरल नैन को कैडरों को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा गया था। वह बरुआ के भी खास आदमी रह चुके हैं। उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की स्थापना 7 अप्रैल 1979 को असम के शिवसागर जिले में हुई। इसके संस्थापकों में परेश बरुआ, अरविंद राज खोखा, अनूप चेतिया, भद्रेश्वर और कई प्रमुख नेता शामिल रहे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत से अलग असम को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। आपको बता दें कि उल्फा का मानना है कि असम का भारत में औपनिवेशिक शोषण हो रहा है और असमिया लोगों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा बताया जा रहा है। 1980 और 90 के दशक में उल्फा ने हिंसक गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और गैर असमिया लोगों पर हमले शामिल हैं। उल्फा ने विदेशी धन और हथियारों की तस्करी का सहारा लिया, खासकर भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से, जिसके बाद 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और असम में सेना की तैनाती की, जिन्होंने कई ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो। इन ऑपरेशनों को बड़ी सफलता मिली। 2003 में भूटान सरकार ने भी उल्फा के खिलाफ सैन्य अभियान ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया, जिसमें उल्फा के कई कैंप नष्ट हो गए। भारत के दबाव के चलते और आंतरिक गुटबाजी के चलते 2011 में उल्फा 2 गुटों में बंट गया। पहला गुट उल्फा प्रगतिशील बना, जिसके अध्यक्ष अरविंद राज खोवा थे, जो शांति वार्ता के पक्ष में रहे। दूसरा गुट उल्फा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहा, जिसके कमांडर इन चीफ परेश बरुआ रहे, जो हिंसक संघर्ष जारी रखना चाहते थे। 2020 में उल्फा आई के कई नेताओं को म्यांमार और बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया। उल्फा आई के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ की 9 दिसंबर 2021 को म्यांमार चीन सीमा के पास एक ऑपरेशन में मौत हो गई। उसकी मौत की पुष्टि भारतीय सेना और असम पुलिस ने भी की। 2023 में उल्फा प्रगतिशील ने भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि उल्फा इंडिपेंडेंट अभी भी सक्रिय है, लेकिन बेहद कमजोर हो चुका है। परेश बरुआ के बाद उल्फा आई का नेतृत्व अभिजीत असम उर्फ अरुणोदय असम ने संभाला, लेकिन यह संगठन अब बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहता है। तो इस मुद्दे पे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर इंडियन आर्मी ने हमला नहीं किया तो किसने किया? तो इसका जवाब है म्यांमार के स्वतंत्र डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट। म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर गुरुवार देर रात हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला म्यांमार की सेना ने किया, हालांकि म्यांमार की सेना ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसीलिए इस तरह की भी कयासबाजी लगाई जा रही कि हमला
उल्फा-आई के कैंप पर म्यांमार की सेना कर सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, म्यांमार में एक्चुअल में हो क्या रहा है? आतंकी हमले पे हमला होता है, आतंकी कैंप पर हमला हो रहा है और कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हो क्या रहा है? देखिए, ये जो परेश बरुआ के द्वारा जो खड़ा किया गया उल्फा इंडिपेंडेंट नामक जो एक फैक्शन है, जो उल्फा के आतंकी संगठन का ही फैक्शन है, उसके द्वारा ये दावा किया गया है कि उसके ऊपर एक हमला ड्रोन्स के माध्यम से किया है और ये आरोप लगाया गया है कि भारत की सेना की तरफ से हमला किया गया, जबकि भारत की सेना के द्वारा और भारत के जो सेना के जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो पीआरओ हैं, कि ऐसा कोई हमला भारत ने अंजाम नहीं दिया है। और जाहिर है कि ये जो ये संगठन है उल्फा आई एक आतंकी संगठन है और इसे 1990 में ही एक आतंकी संगठन घोषित किया गया था और जाहिर है कि इसकी गतिविधियां भारत के खिलाफ लगातार रहती हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि म्यांमार में जिस तरीके के आंतरिक गृह युद्ध जैसे हालात हैं और वहां पर अनेक जो गुट आपस में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, वर्चस्व की जो है एक लड़ाई के लिए एक दूसरे के ऊपर वो हमले करते हैं, तो इस प्रक्रिया में संभव है कि कोई फैक्शन ने, किसी फैक्शन ने ही, जो उसके राइवल फैक्शंस हैं म्यांमार के अंदर, जो अस्थिर स्थितियों का लाभ उठाते हुए उसने उल्फा आई के ऊपर हमला कर दिया है। और लेकिन उल्फा आई जो है, चूंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार संलग्न रहता है, इसीलिए उसने भारत के ऊपर संजीव श्रीवास्तव जी, अगर यही बात मान ली जाए आपकी, तो उल्फा जैसे संगठन पनपते क्यों हैं? क्या यह केवल असम की समस्या है या पूरे पूर्वोत्तर भारत की समस्या है? आपसे समझना चाहिए। जी, निसंदेह ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके पनपने के पीछे जाहिर है कि अनेक तरीके की जो भारत विरोधी साजिशों का और भारत को जो है कमजोर करना, भारत को अस्थिर करना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 राज्यों को किसी तरीके से परेशानी में डालना, इस तरीके की सारी जो साजिशें हैं जो भारत विरोधी तत्वों के द्वारा की जाती हैं, वो उसका ही परिणाम होता है कि ऐसे तत्व पनपते हैं। भारत के जो उत्थान, विकास और भारत की जो सशक्त छवि है उसको उभरने से रोकने के लिए चाइना की तरफ से भी ऐसी साजिशें की जाती हैं और उसमें लेकिन संजीव जी, एक बड़ी समस्या ये है कि जब आसाम में इस तरह के मूवमेंट हो रहे थे, शुरू हो रहे थे, तो उसके पीछे कारण बताया गया कि बाहरी लोग जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए, बिहारी, मारवाड़ी समुदाय आसाम के संसाधनों जैसे तेल, चाय, खनिज का दोहन करके उन पर हावी हो रहे हैं, जिसके बाद से हालात बदले। लेकिन आतंकवाद तब भी नहीं थमा जबकि इसके हल निकल चुके हैं। तो वही बड़ा कारण है कि जब इस तरह के मुद्दे सॉल्व होते जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे मुद्दे अभी भी बचे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवाद थम नहीं रहा, किसी न किसी रूप में दोबारा उभर जा रहा है। तो कारण क्या है? देखिए, बहुत प्रयास किए गए हैं और बहुत सफल प्रयास किए गए हैं। जैसे नागा का एकॉर्ड हुआ, मिजो पीस एकॉर्ड हुआ, आसाम एकॉर्ड हुआ, त्रिपुरा एकॉर्ड हुआ, बहुत सारे ऐसे जो वहां पर अतिवादी संगठन हैं जो कि अनेक ब्रेन वॉशिंग इत्यादि के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, चाइना, पाकिस्तान और अन्य बांग्लादेश के अंदर भी इस तरीके की साजिशें भारत विरोधी रहती हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर जो एक भ्रम की स्थिति भारत को लेकर के पैदा हो गई थी, उसको भारत ने बातचीत करके रिजॉल्व किया है और 30 एकॉर्ड साइन किए गए हैं। भारत सरकार को बड़ी सफलताएं मिली है, भारत सरकार को बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाएगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही एकमात्र उपाय है या कोई और उपाय भी है? झा साहब, अनम्यूट कर लीजिए। झा साहब, आपकी आवाज म्यूट है जी। सॉरी जी जी। देखिए प्रसन्न जी, सर्जिकल स्ट्राइक इसका आंसर नहीं है, इसका उत्तर कोई नहीं है, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक तो आप उस पर करते हैं जहां आप जानते हैं कि एक या दो ग्रुप या आइडेंटिफाइड ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपके ऊपर बार बार अटैक करते हैं और उनका एक कैंप होता है जहां से भी वो करते हैं। ये सब जितने भी अभी आज के दिन में बच गए हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप या जो एक्सटेंसिव ग्रुप जो है,
ये आज के दिन में बहुत मतलब हैंडफुल अभी बच गए हैं। आपको याद होगा, आज से ठीक लगभग 2 दशक पहले चले जाइए, उत्तर पूर्व में ऐसे संगठनों की कोई कमी नहीं थी, भरमार थी। जी अभी बिल्कुल श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि बहुत सारे अकाउंट हुए हैं जिसमें से कि हर स्टेट में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे या जो 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 रेडिकल ग्रुप थे, उनको उनके साथ में अकाउंट हुआ है और वो आज के दिन में हमारे पूरे नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए वहां पे कितनी प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे ये थे, उसके अलावे जो जो सारे स्टेट्स हैं साथों के साथ, इनमें आपस में भी खटपट होती थी। आपने सुना होगा आज से 3 साल पहले 2 स्टेट के बीच में पुलिस की भिड़ंत हो गई थी। जी जी, और युद्ध ये जैसे चीजें हालात बन गए थे। लेकिन इस समय आसाम की बात की जाए तो आसाम समझौता जो 1985 में हुआ राजीव गांधी के समय में, वह बड़ा महत्व रखता है। और बोडो समझौता जो 2020 में हुआ, इन जैसे समझौतों ने किसी हद तक उग्रवाद को कम किया। आपको जानना होगा कि असम समझौता 1989 से 79 से 1985 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आसाम आंदोलन, जिसमें विदेशी खदेड़ों आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व अखिल असम छात्र परिषद आसू और असम गण परिषद ने किया। तमाम तरह की विद्रोह हुए, हिंसक झड़पें हुई। उसके बाद 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी ने आसू के साथ समझौता किया, असम गण परिषद के साथ समझौता किया और शांति हुई। उसमें तय हुआ कि जो बाहर के घुसपैठिए हैं 1971 से पहले के, उनको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1966 से 1971 के बीच आए घुसपैठियों को 10 साल तक मतदान का अधिकार नहीं होगा। घुसपैठिया मानकर उनको निर्वासित कर दिया जाएगा। असमिया संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिसके बाद से हिंसा रुकी। और इसी हिंसा रुकने के बाद से असम गण परिषद जो हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा, सत्ता में आया। लेकिन ताजा मामला नागरिकता रजिस्टर की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है। वहां के मूल लोग एनआरसी चाहते हैं कि लागू हो, इम्प्लीमेंट हो और उसको ईमानदारी से लागू किया जाए। लेकिन घुसपैठियों की राजनीति करने वाले लोग इसको जमीन पे नहीं उतरने देना चाहते हैं। ऐसे ही बोडो समझौता हुआ जो 2020 में हुआ। बोडो लैंड यानी असम का बोडो बहुल क्षेत्र में बोडो आंदोलन 1980 से चल रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और अन्य समूहों ने हिंसक संघर्ष किया। 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच समझौता हुआ, जिसमें बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को के अधिकार बढ़ाए गए। 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया और 1500 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। यानी शांति प्रक्रिया का हमेशा जब हल निकला है तो राजनीतिक हल निकला है। ऐसे में संजीव जी, इस तरह की स्ट्राइक, जैसा कि झा साहब ने भी कहा, इसका कोई बहुत मायने नहीं निकलता है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतार्थ की बात की जाए, राजनीतिक हल की बात की जाए, तो क्या राजनीतिक हल निकल सकता है इस क्षेत्र के लिए? जी देखिए, राजनीतिक हल ही इसका एक जो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। और जाहिर है कि जब कभी भी ये जो अतिवादी आतंकी जो ग्रुप्स हैं, ये जब कभी भी कुछ ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट एक्टिविटीज अगर करने की साजिशें रचते हुए पाए जाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक्स के जो ऑप्शंस हैं वो ऑन द टेबल हैं और वो हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पहले भी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स इस सरकार में जो शुरू हुई, वो जाहिर है कि म्यांमार का ये ऑपरेशन पहला था। उसके बाद उसी मॉडल को हमने पाकिस्तान संजीव में जी, एक चीज समझना चाहेंगे, जब म्यांमार में 2021 से गृह युद्ध चल रहा है, आंग सून सू की सरकार को तख्ता पलट करके सेना ने अपने ले लिया। जुंटा सरकार के बारे में माना जाता था कि वह भारत सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहती है, न भारत सरकार से कोई दुश्मनी लेना चाहती है। लेकिन फिर भी तमाम गुट ऐसे आतंकी कैंपों को संरक्षण देते हैं। तो ये कौन लोग हैं? अगर सरकार विरोधी हैं या जुंटा सैन्य सरकार के खिलाफ वाले गुट हैं, तो ये कौन से गुट हैं? इनको कहां से समर्थन मिल रहा है संजू जी? देखिए, म्यांमार में जो स्थितियां हैं वो गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं। वहां पर जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है, उसका जो जुंटा के साथ एक संघर्ष चल रहा है और ये चाहते हैं जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस कि वहां पर डेमोक्रेसी वहां पर रिस्टोर की जाए।
जबकि वहाँ की अथॉरिटेरियन जो सत्ता है वो चाहती है कि अपना जो एक सैनिक शासन वो बना रहे। और जाहिर है कि जो ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने काफी बड़ी सफलताएं भी अर्जित की हैं और मिलिट्री वहाँ की जो जुंटा है उसको काफी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में लाके खड़ा कर दिया है और एक गृह उद्देश्य हालात हैं। लेकिन जहां तक भारत के अप्रोच का पूरे म्यांमार की स्थितियों को लेकर के प्रश्न है, तो भारत ने एक संतुलन साध रखा है। भारत के जुंटा के साथ भी अच्छे संबंध हैं और ये जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है उनके साथ भी भारत अपने संपर्कों को बनाए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत ये चाहता है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से समय समय पर ये कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि म्यांमार में शांति स्थापित हो और डेमोक्रेसी भी वहां पर बहाल होनी चाहिए। इस बात को भी भारत अपने स्टेटमेंट्स में समय समय पर रखता रहा है। लेकिन जहां तक दोनों के साथ हमारे दोनों जो ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, जुंटा और ब्रदरहुड अलायंस, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, उनके साथ अच्छे संबंध हमने बना अच्छे संबंध है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है संजीव जी कि उल्फा जैसे संगठनों को माओवादियों से जब संबंध निकलते हैं या कश्मीरी आतंकवाद से संबंध निकलता है तो ये हमारे लिए चिंता की बात होती है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन मौजूद हैं वीएन झा साहब। झा साहब, आखिर उल्फा का विस्तार कैसे नक्सलियों के साथ हो जा रहा है, कैसे कश्मीरी आतंकवादियों के साथ हो जा रहा है? कोई ना कोई विदेशी कड़ी तो जोड़ रही है इनको। जी हाँ, विदेशी कड़ी ही जोड़ रही इनको। इनको हमारे देश के अंदर से कम हेल्प मिलता है। जो हमारे देश में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं या फिर जो माओइस्ट ग्रुप्स हैं अलग अलग जगह में, नक्सल ग्रुप्स हैं, इनसे भी इनको हेल्प मिल रही है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा चंक जो है जो म्यांमार से लगा हुआ है। देखिए, म्यांमार आज के दिन में बुरी स्थिति से गुजर रहा है। जब 2015 में जब वहां से ये जो अरकन स्टेट से जब वहां से रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा था, ये ऐसे ही नहीं भगाया जा रहा था। आज के दिन में आप जानते हैं कि रोहिंग्या के लगभग 9 या 10 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि म्यांमार के अंदर में एक्टिव हैं। ये उन दिनों में भी एक्टिव थे। उन दिनों में ये 9 या 10 नहीं थे, उन दिनों में 3 या 4 थे उनके। तो उन दिनों में वो एक्टिव थे, जबकि उनको वहां से भगाना शुरू किया गया था। अब उन दिनों में जो उत्तरी भाग है म्यांमार का, जहां पे कि चीन बहुत पहले से वहां कुछ ऐसे नक्सली या कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं जिसको कि चीन जो है बढ़ावा देता रहा है। तो वहां जो एरिया है जो कि चीन से मिलता है, वो जो एरिया है बहुत दिनों से डिस्टर्ब है। और ये तो माना जाता है कि वहां के जो रेडिकल ग्रुप हैं, जो माओइस्ट वहां के हैं, जो म्यांमार के खिलाफ लड़ते थे, ये दिन में जाके रहते थे चाइना में और फिर उसके बाद रात में या अतिरिक्त समय में यहाँ आके वारदात करते थे। तो चीन का उसमें हमेशा से हाथ रहा है। उन्होंने अपने जो आर्म्स जो हैं वो उनको दी है अपने तरफ से। चीन का मकसद क्या भारत सरकार को अस्थिर रखना है? क्या भारत सरकार को आंतरिक मामलों में फंसा के रखना है? देखिए, उनको चीन का जो एम है वो शुरू से ही रहा है कि भारत को उलझाए रखो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वेस्टर्न जो हमारा एरिया है वो है, या फिर पूरा का पूरा जो माओइज्म जो नक्सलिज्म जो यहाँ पे चल रहा था, ये सारा चीन के इशारे पे चल रहा था। हालांकि हमारी अपनी भी आंतरिक कमजोरी थी, हमारी जो उदासीनता थी इन कमजोर वर्गों के खिलाफ में उन दिनों में तत्कालीन सरकारों में, ये भी उसका कारण था। तो ये बड़ा कारण आप बता रहे हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और नागरिकता जैसे सीएए एनआरसी का मुद्दा वास्तव में आतंकवाद को बढ़ा रहा है? आंतरिक मामले ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं? संजू जी। देखिए प्रसून जी, मैं कुछ 1-2 बातें और भी कहना चाहता हूं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के जो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में जो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अनेक बाधाएं पैदा करने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि सफलतापूर्वक अनेक इन इंसर्जेंट्स ग्रुप के साथ संवाद स्थापित किया और उनको ये इस बात के लिए कन्विंस किया कि भारत आपके भलाई के लिए कार्य करता है। और वो प्रक्रिया लगातार जारी है, बड़ी सफलताएं मिली हैं। और जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने कहा कि जो कुछ हैंडफुल बचे हुए हैं वो भी उनके साथ भी एक संवाद होगा। लेकिन जो इस तरीके के वायलेंट एक्टिविटीज को करने वाले उल्फा आई जैसे जो संगठन है, उनका कोई भविष्य नहीं है। और वो जो है, जाहिर है कि म्यांमार के अंदर भी वो मार खाएंगे और भारत के खिलाफ अगर वो कुछ करेंगे तो भारत के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
और मौजूद है, और भारत इस चर्चा एक्सरसाइज से के तो नाम पे एक उसको बात करेगा। साफ हो चुकी है, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन इस चर्चा से इतनी बात तो साफ हो चुकी है कि उल्फा आई के आतंकी कैंप पर भारतीय सेना के अलावा कई और भी मिलिटेंट ग्रुप हैं जो म्यांमार में ही रहते हैं और अभी जुंटा सरकार यानी वहाँ की सैन्य सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, वह भी ऐसे कैंपों पे हमला कर सकते हैं। आप दोनों इस खास चर्चा में आए और तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चलते रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।